अब सैंग को पता चल गया था कि वो इविल स्पिरिट मोगदान नहीं है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन थी। वहीं सैनिंग जब उस इविल स्पिरिट से कहती है कि तुम मोगदान नहीं होना, ये कहते ही वो गायब हो जाती है। फिर एकदम से दरवाजा नॉक होता है। सैनिंग बहुत घबरा जाती है, लेकिन बाहर से उसकी मॉम की आवाज आती है। वो कह रही थी कि सैनिंग, ये मैं हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। पर सैनिंग दरवाजा नहीं खोल रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम इस वक्त भला यहाँ क्यों आएगी। पर वह बार बार उसे आवाज देकर दरवाजा खोलने को बोल रही थी, तो वो डरते डरते दरवाजा खोल ही देती है। तो देखती है कि बाहर सच में उसकी मॉम ही आई थी। उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो उसे गले लगा लेती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ, सारे टेबल्स ऐसे उल्टे क्यों पड़े हैं। सैनिक जल्दी से दरवाजा बंद करती है और वो रस्सी भी लगा देती है। उसकी मॉम उसे बार बार घर चलने को बोल रही थी, तो वो उन पर चिल्लाने लगती है कि आप यहाँ क्यों आई। तो वो बताती है कि आज एक डिटेक्टिव आए थे, वो तुम्हारे लिए पूछ रहे थे कि क्या तुम ठीक हो, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सैनिक कहती है कि आपको घर जाना चाहिए, रात में ये खतरनाक है, मैं कल दिन में आपसे आकर मिलूंगी। ये बात सुनकर उसकी मॉम एकदम हिल जाती है, क्योंकि उसके डैड ने भी एग्जैक्ट यही बात उनसे कही थी। वो बताती है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ आई थी। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस रात उसकी मॉम सैनिक को लेकर जा रही थी, तो उसके डैड ने सैनिक को उनसे लेकर बेड पर सुला दिया था और कहा था कि रात में ये खतरनाक है, अगर तुम्हें इसे लेकर जाना ही है तो कल दिन में चली जाना। उस समय गैंगमो बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और रात भर सुबह होने का वेट करती रही, और सुबह होते ही जल्दी से सैनिक को लेकर यहाँ से चली गई। उसकी मॉम इतनी ज्यादा डर गई थी कि उन्हें अटैक आ गया था और वो वहीं पर गिर पड़ी। दूसरी तरफ हम सैन को देखते हैं। वो बहुत ही गुस्से में था। वो अपनी दादी के पास उस सिविल स्पिरिट का नाम जानने के लिए आया था, पर वो इस बात पर अड़ी थी कि उस सिविल स्पिरिट का नाम मुगदान ही है। तो सैन गुस्से में सारी बुक्स को नीचे गिराने लगता है ताकि कोई क्लू मिल सके। वो कहती है कि तुम उस स्पिरिट को भगाने की कोशिश बंद कर दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। तब तक कि वो उसे रोकने आ गया था। तो जाने से पहले वो अपनी दादी से कहता है कि जिस सिविल स्पिरिट को आपने बनाया है, मैं उसका नाम जानकर ही रहूंगा और उसे भगा कर रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जाते हुए किम सैंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, ना तुम घर आते हो ना ही फोन उठाते हो। तो सैंग उससे कहता है कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि आपको मेरी मॉम की मौत के पीछे की सच्चाई ना पता हो। तो वो कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता। इसके बाद सैंग गुस्से में वहां से चला जाता है। बाहर ली उसका वेट कर रहा था। वो दोनों यहाँ पर साथ में ही आए थे। सैंग बताता है कि यहाँ उसे कुछ भी नहीं पता चल पाया, पर ली का मानना था कि अगर जंगयुम कैपिटल की हिस्ट्री पर गहराई से सोचेंगे तो उन्हें जरूर कुछ मिलेगा। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि ली जंगयुम कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और सैंग जांगजिंग मिडिल स्कूल और बचे हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता करेगा। उधर सैनिक की मॉम जागती है तो उसी रूम को देखती है। वो अभी भी बहुत डरी हुई थी और उसे घर चलने को बोल रही थी। तो सैनिक कहती है कि आप डरो मत, यहाँ आसपास देखो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि डैड को शायद हमारी याद आती थी, तभी तो ये अभी तक पहले जैसा ही है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम नहीं जानती, जब वो बात उन्होंने मुझसे कही थी तो उस समय उनकी नज़रें बहुत ही डरावनी थी। सैनिक उन्हें बताती है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो बीमार थे। वो उन्हें डैड की मेडिसिन दिखाती है और बताती है कि मुझे हॉस्पिटल से पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी जाने वाली थी। वो पूछती है कि क्या आपकी डैड के साथ कोई अच्छी मेमोरी नहीं है। तो वो बताती है कि जब हम यहाँ आए थे तब हम बहुत ही खुश थे। फिर एक दिन कोई गैंगों से मिलने आया था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो आदमी किम था। वो उन्हें कुछ सामान दे रहा था जिसमें कैमरा और उस शामन की फोटो थी। वही सब चीज़ें सैंग की दादी से छुपकर उन्हें दे रहा था ताकि वो फिर से उस घर में ना आ जाए। असल में ये चीज़ें गैंगमो ने ही उससे लाने को कहा था। सैनिक अपनी मॉम को वही कैमरा दिखाती है, पर वो श्योर नहीं थी कि ये कैमरा वही है या फिर कोई और। दूसरी तरफ किम सैंग की दादी से कहता है कि सैंग की मॉम की मौत उस स्पिरिट से छुटकारा पाने की कोशिश में हुई थी। अब आपको ये सब बंद कर देना चाहिए। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो सैंग की मॉम को फांसी पर लटका हुआ देख लेता है, तो उसे अब सैंग की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। तो सैंग की दादी उसे मुंह बंद करने के लिए कहती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता था, और उसे वार्न करती है कि इस बारे में वो सैंग को कुछ भी ना बताए। दूसरी तरफ सैनियन अपनी मॉम को लेकर घर जा रही थी, तो रास्ते में उसकी मॉम उसे कैफे में चलने को कहती है ताकि वो वहाँ रिनोवेशन देख ले। पर सैनियन को अचानक ही सब धुंधला दिखने लगता है, पर फिर भी वो अपनी मॉम से कहती है कि उसे यहाँ का डिज़ाइन पसंद आया। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, उसे सब दिखने लगता है। फिर हम सैंग को देखते हैं। वो उसी लाइब्रेरियन सियोरिन के अपार्टमेंट में आया हुआ था जहाँ उसने सुसाइड किया था, पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सैनिंग उसे फ़ोन करके मिलने बुलाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ उन बचे हुए ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना चाहती हूँ। मैं जब भी उन ऑब्जेक्ट्स को छूती हूँ तो मुझे उस इविल स्पिरिट से जुड़ा कुछ न कुछ दिखता है। उसे लग रहा था कि वो सब उस इविल स्पिरिट की मेमोरीज हैं, क्योंकि जब उसने रेड हेयरबैंड को छुआ था
तो उसने एक लड़की को वो पहना हुआ देखा था। फिर ब्लैक रबर बैंड को छूने पर उसने एक औरत को फांसी पर लटके हुए और समुद्र की लहरें देखी थी, और उस पॉटरी पीस को छूने पर किसी को मरते हुए देखा था। इसलिए वो अब उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना चाहती थी ताकि उन्हें उस एविल स्पिरिट के बारे में कुछ और पता चल सके। अब गैंग मो से रिलेटेड 2 ही जगह बची थी, एक तो सियरिन का अपार्टमेंट, पर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो फिलहाल तो वो वहाँ नहीं जा सकते थे, और दूसरी जगह थी एक फिश रेस्टोरेंट, पर अब ये काफ़ी समय से बंद थी। तो ये लोग अब वहाँ पहुँचते हैं और उस चौथे ऑब्जेक्ट को ढूंढने लग जाते हैं। सैंग बताता है कि विक्टिम ने टॉयलेट में फांसी लगाई थी, तो हमें फिर वहीं से शुरू करना चाहिए। उसे याद आता है कि सैन्योंग ने उसे बताया था कि वो बहुत कम चीज़ें याद रखने लगी है, और उसे ये भी नहीं पता रहता कि वो कब सैन्योंग होती है और कब इविल स्पिरिट बन जाती है। तो उसे अब डाउट हो रहा था कि ये जो अभी उसके साथ है वो सैन्योंग है या फिर वो इविल स्पिरिट, लेकिन अभी उसे उसकी ज़रूरत थी इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। यहाँ सैन्योंग याद करती है कि कैफ़े में जब उसे कुछ दिख नहीं रहा था तो उसने उस इविल स्पिरिट से कहा था कि तुम्हें उन बाकी 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ना। तो सैन्योंग उस स्पिरिट के लिए ही उन बाकी ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना चाहती थी। इसी बीच ली जंगियम कॉर्पोरेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे किम डोचुल की एक फाइल मिलती है। उसने सैंग के डैड जेवो पर फ्रॉड करने की रिपोर्ट की थी, पर इन्वेस्टिगेशन रुक गई थी क्योंकि जेवो की ही मौत हो गई थी। इसके बाद ली इस केस के इन्वेस्टिगेटर से मिलने जाता है। वो बताता है कि मैं उसकी मौत के 1 दिन पहले ही उससे मिला था। फ्लैशबैक में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। जब इन्वेस्टिगेटर उससे मिलने गया था तो उसकी मॉम बताती है कि जेवो की हालत इतनी खराब है कि वो ना तो कुछ खा रहा है ना ही किसी को पहचान पा रहा है। उसके हाथों पर भी वैसे ही निशान थे। सैंग के ग्रैंडफादर और फादर दोनों की बहुत यंग एज में इसी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। फिर ली हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से मिलता है और उससे ये सब पूछता है। जंगियम कैपिटल ने इस हॉस्पिटल को बहुत सारा फंड दिया था, जो कि 5 बिलियन वॉन से भी ज़्यादा था। वो डॉक्टर से पूछता है कि उस कंपनी ने इतना सारा पैसा यहाँ क्यों इन्वेस्ट किया। डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताना चाह रहा था, तो ली रिपोर्टर्स को लाने की धमकी देता है। तो वो बताता है कि मैंने वही किया जो मैडम ना ने मुझसे करने को कहा था, मतलब कि सैंग की दादी। डॉक्टर किसी लड़के के बारे में कह रहा था कि उसे तो वैसे भी मरना ही था। उधर सैंग और सैनियंग को अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया था, तो सैंग को कुछ ध्यान आता है। वो सीलिंग में कुछ चेक करता है, तो सैनियंग टॉयलेट की सीलिंग में चेक करती है, तो उसे वहाँ पर एक बॉटल मिलती है। जैसे ही वो उसे टच करती है तो एकदम से फ्रीज हो जाती है। सैंग जब उसे देखता है तो वह ऊपर की तरफ देखी जा रही थी। वो उससे वो बॉटल छीन लेता है। अचानक से सैनियंग पानी मांगने लगती है और चिल्लाते हुए पानी ढूंढने लगती है। वो पूरी बिल्डिंग में पानी ढूंढ रही थी और उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। बाहर निकलते ही वो एक कन्वीनियंस स्टोर पर जाकर पागलों की जैसे पानी पीने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो कई जन्मों से प्यासी हो और अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगी। सैंग उसे बहुत ही मुश्किल से रोकता है, तो अचानक से वो स्पिरिट कहती है कि मैंने उनसे खाना मांगा, उनसे इतनी मिन्नतें की कि मुझे एक घुट पानी दे दो। मैं बिना पानी के 7 दिन तक जिंदा रही, पर फिर भी वो लोग ये कह रहे थे कि तुम अभी तक जिंदा हो। वो कहती है कि तुम सब ने मुझे मार डाला। सैंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने तुम्हारा यूज़ किया, पर तुम भी तो मेरा यूज़ कर रही हो उन 5 ऑब्जेक्ट को ढूंढने और लोगों को मारने के लिए। और जब वो 5वां ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो तुम क्या करोगी। पर अब सैनिंग वापस आ चुकी थी। वो कहती है कि जब वो हमें मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं। वो सैंग को हॉस्पिटल के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि उसे कुछ स्ट्रेंज पता चला। सीन शिफ्ट होता है। सैंग वाइस प्रेसिडेंट किम से मिलने उसके ऑफिस जाता है। वो उसे ली और उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो वुजिन के बारे में ही बात कर रहा था। वुजिन किम का बेटा था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वुजिन की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि मैडम ना ने ही उसे मार दिया था। प्रेजेंट में रिकॉर्डिंग में डॉक्टर बताता है कि मैडम ना उस रूम में आई थी। उनके जाने के बाद हमने देखा था कि वो लड़का मर चुका था। उसकी तकिया भी जमीन पर पड़ी हुई थी। पर किम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैडम ना उसके साथ ऐसा कर सकती है। यहाँ फ्लैशबैक में हम 1999 का सीन देखते हैं, जब गैंगमो ने सैंग की दादी से उस सिविल स्पिरिट के बारे में पूछा था, तो उन्होंने उसे एक घर खरीद कर देने और कुछ पैसे देकर यहाँ वापस ना आने की धमकी दी थी। वुजिन ने उनकी वो सब बातें सुन ली थी, पर वहाँ से जाते हुए मैडम ना ने उसे देख लिया था और वुजिन को उनका सीक्रेट पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उसकी जान ले ली। सैंग किम को बहुत जोर देकर पूछता है कि अगर आपको भी कुछ पता हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो वो उसे एक पेपर दिखाता है जो कि एक एग्रीमेंट था। उसमें किम ने मिस ना से वादा किया था वो उनके सीक्रेट्स अपने तक रखेगा, लेकिन अब वुजिन की मौत के बाद उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, तो वो उस एग्रीमेंट को फेंक देता है और सैंग को बताता है कि तुम्हारे डैड हमेशा सूरज ढलने से पहले घर आते थे और रात में कभी भी बाहर नहीं जाते थे। बिजनेस ट्रिप में भी वो रात को कभी होटल से बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि रात में उनके साथ बहुत कुछ अजीब होता था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक रात
किम ने सैंग के डैड को अजीब तरीके से खाना खाते हुए देखा था और अगले दिन खिड़की और फ्लोर पर एक ड्राइंग पे बनी हुई देखी थी। एक बार तो उसने सैंग की मॉम को मारने की धमकी देते हुए भी देखा था। फिर एक दिन उसने सैंग के डैड और उसकी दादी को बातचीत करते हुए सुना था। उसके डैड उस स्पिरिट की वजह से बहुत ही तंग आ चुके थे क्योंकि वो उसकी वाइफ को मारना चाहती थी। तो सैंग की दादी कहती है कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्पिरिट को हमारी सबसे कीमती चीज़ चाहिए होती है और तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ सबसे कीमती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस शामन ने मैडम ना को उस इविल स्पिरिट से छुटकारा पाने का तरीका बताया था, लेकिन अगर उन 5 ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक का भी या उस स्पिरिट का नाम गलत होता है तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सैंग के डैड के कहने पर मैडम ना ने उन्हें वो पेपर्स दिए थे जिसमें कि वो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे और सिविल स्पिरिट से छुटकारा पाने की कोशिश में ही सैंग के डैड की मौत हुई थी। फ्लैशबैक में हम हॉस्पिटल का भी सीन देखते हैं। किम सैंग के डैड को पानी पिला रहा था पर वो स्पिरिट उन्हें पानी नहीं पीने दे रही थी। वो बताता है कि जब से उन्होंने वो सेफ खोला था तब से ही उनके साथ ऐसा हो रहा था, ना वो खाना खा पा रहे थे ना ही पानी पी पा रहे थे। सैंग समझ जाता है कि उस स्पिरिट ने ही उन्हें उसी तरह से मारा जिस तरह से उसकी खुद की मौत हुई थी। फिर हम सैनयंग को देखते हैं। वो उठती है तो देखती है कि उसके हाथों में खून लगा हुआ था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि पिछली रात क्या हुआ। उसके पास कुछ इंश्योरेंस के पेपर्स भी थे और उसे इनके बारे में भी कुछ याद नहीं था। इसी बीच ली वहाँ पहुँच जाता है। वो कुछ ज़रूरी बात करने आया था। वो नोटिस कर रहा था कि सैनयंग कुछ ठीक नहीं लग रही है, पर वो कहती है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो वो ली को जाने के लिए बोल देती है। ली जाने ही लगता है कि तभी सैनयंग का फ़ोन बजता है, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। तो ली को शक होने लगता है। वो दरवाज़ा तो बंद कर देता है पर खुद अंदर ही रहता है। अब दरवाजे की आवाज़ सुनकर सैनयंग को लगता है कि ली चला गया, तो वो तुरंत ही फ़ोन उठाने के लिए जाने लगती है, लेकिन गिर जाती है। ली उसे संभालता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम देख नहीं पा रही हो क्या? तो वो कहती है हाँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं परमानेंटली अंधी हो जाऊंगी। वो बताती है कि उस सिविल स्पिरिट ने कहा था कि अगर मैं उसे अपने अंदर ही रहने दूंगी तो मेरी आंखें हमेशा ठीक रहेंगी। फिर ली उसे वही इंश्योरेंस के पेपर्स दिखाता है और बताता है कि जो डिटेक्टिव तुम्हारी दादी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैं उससे मिला था। उस केस में गवाही देने वालों में एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट भी था जो तुम्हारे डैड को जानता था। फिर हम देखते हैं कि सैनयंग कल रात उस एजेंट से मिली थी, पर असल में उस टाइम वो एविल स्पिरिट थी। उसने अपनी मॉम के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और ख़ुद को उसका बेनिफिशियरी बनाया था कि अगर उसकी मॉम को कुछ होता है तो उसे लाइफ इंश्योरेंस से बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसका मतलब कि उस सिविल स्पिरिट का अगला टारगेट उसकी मॉम थी। ये सुनकर सैनयंग रोने लगती है और अपनी मॉम के पास जाने लगती है, तो ली उसे रोकता है। फिर वो सैंग को बुलाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। तो वो कहता है कि वो एविल स्पिरिट अपने मालिक की वेल्थ के लिए उसकी सबसे कीमती चीज़ को ही छीन लेती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। सैंग उससे बोलता है कि तुमने हमसे सच छुपाया, तुमने उस फुल मून के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया। वो कहता है कि क्या उसने तुम्हें धमकी दी है कि अगर तुमने हमें सच बताया तो हमें वो नुकसान पहुंचाएगी, तो तुम चिंता मत करो, हम उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सैनयंग बताती है कि मुनचुन के मरने से पहले उस विज़न में उसने देखा था कि उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें उसके डैड के जानजीरी गाँव के टीचर के मरने के बाद उसकी चीज़ों को लेने की बात कही थी। तो ली कहता है कि वो पेपर्स में चेक कर चुका हूँ और उसमें कुछ भी खास नहीं है। सैनयंग बताती है कि जो दूसरी शीट थी उसमें 3 चाइनीज कैरेक्टर लिखे हुए थे, वो याद करके उन्हें लिख देती है। सैंग बताता है कि इसका मतलब फैमिली रजिस्टर है। उसे याद आता है कि डिटेक्टिव मुनचुन ने कहा था कि उसने मुगदान के केस की रिपोर्ट को रिस्टोर किया था। इसका मतलब कि एविल स्पिरिट मुगदान की फैमिली में से ही कोई थी और वो जानजिंग मिडिल स्कूल में ही पढ़ती थी और शायद वो मुगदान की बहन थी। पर इतना सब पता चल जाने के बाद भी उन्हें उसका नाम अभी तक पता नहीं चल पाया था। सैनिंग बताती है कि उस ग्लास बोतल को छूने पर उसे विजन में बहुत सारी ग्लास बोतल दिखी थी जो नीचे गिरकर टूट रही थी और उनमें कलरफुल पाउडर थे। फिर उसने एक रेड पाउडर वाले ग्लास बोतल को पकड़े हुए किसी को सैंग के घर के बाहर देखा था। सैंग समझ जाता है कि जरूर उसके घर में ही कुछ हुआ होगा और इस बारे में उसकी दादी को जरूर पता होगा। वो ये भी बताता है कि उसकी दादी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उन्हें फॉलो करने के बाद भी उसके डैड मर गए और ऐसे ही प्रोफेसर गैंगमो और उसकी मॉम भी मर गई। इसका मतलब कि उसकी दादी ने जानबूझकर उन्हें गलत इंस्ट्रक्शन दिए। साथ ही जानजिंग मिडिल स्कूल काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो गया था। अगर वो स्कूल रिकॉर्ड भी चेक करें तो उन्हें ये नहीं पता चल पाएगा कि किस स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करना है। तो उनके पास बस अब एक यही आखिरी रास्ता था कि उन्हें सैंग की दादी ही अब सच बता सकती है। तभी सैंग कैलेंडर में देखकर एक सेफ डे के बारे में बताता है जब किसी भूत या स्पिरिट का जादू नहीं चलता। वो दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और वो दिन आने वाला कल था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग की दादी से मिलने जाती है, पर वो अभी इविल स्पिरिट थी। वो उसकी दादी से कहती है कि तुम्हारा पोता मेरा नाम जानना चाहता है।
और ये पूछने के लिए वो कल यहाँ आएगा। तो वो कहती है कि क्या तुम सैन को भी मारने वाली हो? तो स्पिरिट कहती है क्या मुझे इसे नहीं मारना चाहिए? मिस ना कहती कि जब मैंने अपने ही पति और बच्चे को मार डाला तो मेरे पोते से मुझे क्या मतलब। फ्लैशबैक से भी पता चलता है कि सैन के दादा अब उस इविल स्पिरिट से छुटकारा चाहते थे, पर उसकी दादी ऐसा नहीं चाहती थी और इविल स्पिरिट ने ही उसे अपना गलत नाम बताने को कहा था और उसके साथ एक सौदा किया था कि वो उसका नाम अपने तक रखेगी। इसके बदले जब तक वो स्पिरिट जिंदा रहेगी तब तक सैन की दादी भी जिंदा रहेगी। तो अब वो कहती है कि अगर तुम जिंदा हो तो मैं भी जिंदा हूँ, मैंने अपना प्रॉमिस बरकरार रखा यांगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फाइनली हमें अब पता चल गया है कि इसका नाम यांगी है और शायद प्रोफेसर को भी ये पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वो इविल स्पिरिट नहीं है, ये सैनिंग है। हो सकता है कि ये सब उनका एक प्लान हो। तो फिर अब हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।